नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल। स्वागत है आपका विनम गाइडेंस में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेशन की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की, और आज बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम लाइफ साइंसेज की यूनिट वाइज प्रिपरेशन, तो आपको हर यूनिट के MCQs क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए मिस्टर चंद्रशेखर लेकर आए हैं आपके लिए CSIR नेट एग्ज़ाम के यूनिट वाइज टेस्ट्स। जी हाँ, लाइफ साइंस सिलेबस के यूनिट वाइज टेस्ट्स जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिस्टर चंद्रशेखर ऑल इंडिया रैंक 2 होल्डर हैं CSIR नेट एग्ज़ाम में, और इनके क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट अप करेंगे। तो इनकी टेस्ट सीरीज़ तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जाना है वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे एक नए पेज पर। वहां से आप एनरोल नाउ के बटन पर क्लिक करके इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है 3 नवंबर को, और ये डेट ऑलरेडी जा चुकी है। तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए, फ़ौरन डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस टेस्ट सीरीज़ के लिए खुद को एनरोल कर लीजिए। एक बार फिर से, ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और नेट एग्ज़ाम क्रैक करना है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, रिकॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर दो अलग अलग DNA मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं ये एक DNA है, ये दूसरा DNA है, दोनों ही डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज DNA1, दिस इज DNA2, और इन दोनों के बीच में अगर स्ट्रैंड्स का एक्सचेंज हो जाए, कुछ पोर्शन इस DNA का यहाँ चला जाए और कुछ पोर्शन इस DNA का इस DNA के पास आ जाए, कुछ स्ट्रैंड्स का एक्सचेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये रिकॉम्बिनेशन कब होता है? ये होता है मियोसिस में, और मियोसिस की प्रोफेज 1 में। अगर आपको मियोसिस के अलग अलग स्टेजेस याद हों, तो इसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1, और इसके ठीक आगे चल पड़ता है सेकंड, इसी की सेकंड सीरीज, यानी कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एक के बाद एक। और मियोसिस इज बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब अगर किसी सेल में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है, तो इस पूरे नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अल्टीमेटली क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा, यानी कि अब जो सेल बन जाएगी वो हैप्लॉइड रह जाएगी। तो ये तो सेल बायोलॉजी की डिटेल्स हो गई, हमें इसमें नहीं जाना। इस प्रोफेज 1 के अंदर होता है रिकॉम्बिनेशन। इस रिकॉम्बिनेशन के मैकेनिज्म को हमने समझना है कि ये रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबिन हॉलिडे, जिन्होंने 1964 में सबसे पहले इस रिकॉम्बिनेशन के मॉडल को समझाया था, इस रिकॉम्बिनेशन के मैकेनिज्म को समझाया था। कैसे होता है रिकॉम्बिनेशन इनके हिसाब से? मान लेते हैं कि एक DNA मॉलिक्यूल है, जैसा कि अभी आपने 2 मिनट पहले माना था, ऐसे ही मानते रहिए। यहाँ पर आप खुद ही सोच के बताइए मैंने क्या बनाया। एक सीढ़ी सी बना दी है, जस्ट लाइक अ लैडर। ठीक है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये जो लाइंस, वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है, इसी के अपोजिट ATGC जो सेगमेंट चलेगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से। ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो बेसिकली 5' to 3' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं।
ऐसे ही इस डीएनए सेगमेंट में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ऐसे ही इस डीएनए सेगमेंट में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और दो स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का भी एक पैटर्न होता है, एडनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सेम केस यहाँ पर, सेम पैटर्न यहाँ पर चलेगा। जो डीएनए सेगमेंट्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो अलग हो सकता है। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ निक। निक फॉर्मेशन मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि निक और गैप में क्या डिफरेंस है। जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, उसको हम बोलते हैं निक। जबकि अगर यहां से न्यूक्लियोटाइड्स निकलने शुरू हो जाएं, सपोज ये न्यूक्लियोटाइड निकल गया, अब इस C के अपोजिट कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड निकल गया, अब इस G के अपोजिट भी कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है, इसको बोलते हैं गैप। सो दिस इज गैप। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10, 20, 50 लोग हैं और सब एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं और बीच में दो लोगों ने अपना हाथ छोड़ दिया, तो यहां बन गया निक। सपोज ये हाथ जो था ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था, अगर ये हाथ छोड़ दिया तो अब बीच में बन गया है निक। लेकिन अगर बीच में से कुछ एक या एक से ज़्यादा आदमी बाहर निकल गए, लोग बाहर निकल गए, जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बन गया गैप। तो ये डिफरेंस है निक और गैप में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ निक, नॉट गैप। उसके बाद ऐसे ही जैसे इस डीएनए स्ट्रैंड में निक बना, ऐसे ही दूसरे डीएनए स्ट्रैंड में भी निक बनेगा, दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स में निक बनेगा। अब ये जो सेगमेंट है इस डीएनए का, ये सेगमेंट मूव करेगा इस डीएनए की तरफ। एक वर्ड आता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी दूसरे की टेरिटरी में घुसना। ठीक है, तो ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट है ये दूसरे डीएनए की टेरिटरी में घुसेगा, और इस डीएनए का जो ये वाला सेगमेंट है ये इस वाली डीएनए की टेरिटरी में घुसेगा। तो इन्वेजन, ये वर्ड आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग होते थे, तो कोई एक राजा है जो ज़्यादा ताकतवर है, वो दूसरे राजा के टेरिटरी में घुसता था, अटैक करता था, लड़ाई जंग वगैरह जो भी होती थी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेजन। तो दूसरे की टेरिटरी में घुसना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। तो यहाँ पर एक डीएनए सेगमेंट दूसरे डीएनए सेगमेंट की टेरिटरी में एंट्री करेगा, और इस एंट्री की वजह से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रैंड्स डिस्प्लेस हो गए हैं। इस स्टेप को हम बोलते हैं स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट। ये स्ट्रैंड्स जो ओरिजिनली अपनी डीएनए के पास प्रेजेंट थे वहाँ से अब डिस्प्लेस हो गए, अपनी जगह से मूव कर गए और दूसरे डीएनए सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि वहाँ जा करके कुछ पेयरिंग वगैरह कर लें। तो अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ऑब्वियसली ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ढूंढेगा। यहाँ पर जो भी इसका सीक्वेंस होगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर सीक्वेंस होना चाहिए, और ऐसे ही ये जो सेगमेंट है इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग के लिए ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूसरी डीएनए की टेरिटरी में ढूंढना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये डीएनए सेगमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेगा कि हाँ दिस सेगमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू माई सेगमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडनिन हमेशा थाइमिन से बाइंड करे और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करे, एंड वाइस वर्सा। तो जब इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ मिल जाएगा तो ये वहाँ से पेयरिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर कैसा दिखेगा, मान लेते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में स्ट्रैंड्स एक्सचेंज हो गए। ये स्ट्रैंड जिसने यहाँ इन्वेट किया था
इस स्ट्रैंड ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ ढूंढ लिया। जैसे ही इसने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढा, इसने यहाँ बाइंडिंग कर दी। ऐसे ही इस स्ट्रैंड ने दूसरे वाले डीएनए मॉलिक्यूल में अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढ लिया और ढूंढते ही इसने यहाँ बाइंडिंग कर दी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हॉलिडे जंक्शन। हॉलिडे जंक्शन यानी कि दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह का जंक्शन बना हुआ है, और इस जंक्शन के साथ साथ ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स अपना सेगमेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा। लाइगेज का फंक्शन आपने काफ़ी बार काफ़ी जगह पढ़ा है। लाइगेज क्या करेगा, ये जो निक बनी हुई थी, इन निक्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बनने से ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी गैप नहीं बचा, कोई भी निक नहीं बची, द सेगमेंट इज कंप्लीट। यही काम है डीएनए लाइगेज एंजाइम का। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिजोल्यूशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन। ये रिजोल्यूशन कैसे होती है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। इस फिगर में थोड़ा ध्यान से देखिए, जिस डीएनए सेगमेंट में एक्सचेंज हुआ है या जिस डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ है उसको उन्होंने स्ट्रेट करके दिखाया है, और जो डीएनए सेगमेंट एज इट इज़ था उसमें इन्होंने हल्का सा बैंड दिखा रखा है। यानी कि अगर आप इस फिगर से उस फिगर को कंपेयर करेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाई, इस फिगर में क्या फ़र्क है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये एक्सचेंज नहीं हुआ। ऐसे ही इस वाले डीएनए में ये वाला जो स्ट्रैंड है ये एक्सचेंज नहीं हुआ। तो मैंने इस डायग्राम में ये वाले जो सेगमेंट्स हैं, ये वाले जो स्ट्रैंड्स हैं जो एक्सचेंज नहीं हुए, मैंने उनको स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ किया है, और जो सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है मैंने वहाँ पर बैंड दिखा रखा है। फिगर में दिखाने का तरीका है, वो वाली फिगर जो आपको अभी दिखाई थी उस फिगर में क्या दिखा रखा है, इस वाले स्ट्रैंड में आपको एक्सचेंज जिसमें नहीं हुआ उस वाले डीएनए सेगमेंट को उस वाले डीएनए सेगमेंट में बैंड दिखा रखा है, और जो स्ट्रैंड एक्सचेंज हुआ है उसमें बैंड नहीं दिखा रखा, वो बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाया है। मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता यहाँ पर ड्रॉ करके, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह का ये फिगर दिखाया गया है। इस फिगर में ये वाला जो स्ट्रैंड है ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैंड है जो आधा अपने डीएनए के साथ है और बाकी का दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के साथ है, ये वाला स्ट्रैंड है। मैं इसको हल्का सा डबल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। प्लीज़ डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। दिस इज एक्सचेंज्ड डीएनए सेगमेंट, और ये पूरा एक्सचेंज नहीं हुआ था, अ पोर्शन ऑफ दिस डीएनए सेगमेंट वॉज एक्सचेंज्ड। तो ये वाला वो पोर्शन है जो एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस वॉज द डीएनए सेगमेंट, जो ये वाला मोटे थिक करके दिखाया गया है। तो अब आप देखो, इस डीएनए सेगमेंट को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाया है। ये इसका कुछ पोर्शन अपने ओरिजिनल डीएनए सेगमेंट के साथ प्रेजेंट है, जबकि कुछ पोर्शन अब एक नए डीएनए सेगमेंट के साथ पेयरिंग कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे कर रहा है। ऐसे ही इस वाले डीएनए सेगमेंट में ये वाला जो स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड इज दिस, ये किसी के साथ पेयर नहीं कर रहा, ये तो अपना जैसा था वैसे ही था, सिंपल एज ही पड़ा हुआ है। और इसका ये वाला जो पोर्शन है, दूसरा जो सेगमेंट है, वो तो कुछ पोर्शन इसका अपने डीएनए के साथ है, कुछ पोर्शन दूसरे डीएनए के साथ एक्सचेंज हो गया, और उसके आगे जो ये वाला पोर्शन था, जो इतना पोर्शन था, इसको मैं फिर से थिक कर देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि इस वाले डीएनए सेगमेंट का पोर्शन तो मैंने थिक दिखाया ना, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज थिक, ये इसका इस वाले डीएनए का ओरिजिनल सेगमेंट है। ओके,
इस सेगमेंट को मैं कैसे दिखाऊँ आपको, मैं इसमें क्रॉसेस बना देता हूँ। ये क्रॉसेस हैं। क्रॉस का मतलब ऐसा कुछ क्रॉस होता नहीं है, बस मैंने आपकी पहचान के लिए बना रहा हूँ कि इस डीएनए सेगमेंट में ये जो स्ट्रैंड है जो एक्सचेंज हो रहा है, ये बेसिकली ये वाला स्ट्रैंड है जो कि एक्सचेंज हो रहा है। तो ये वाला सेगमेंट इसके साथ एक्सचेंज हो गया। तो ये और ये डायग्राम एक्चुअली बिल्कुल सेम है, बस दिखाने का तरीका अलग अलग है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले डीएनए सेगमेंट को पूरा उठा के ऐसे इन्वर्ट कर देंगे, या फिर अगर इस वाले डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो इस सेगमेंट को, इस पूरे डीएनए को मैं उठा करके ऐसे करके रोटेट कर दूं। अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो ये जो क्रॉसिंग है ये क्रॉसिंग खुल जाएगी, है ना। दो रस्सियां बांध दो और फिर जब उन्हें दूसरे एंड से घुमाओगे तो ये रस्सियां अपने आप ही खुल जाएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर मैं इस पूरे डीएनए सेगमेंट को रोटेट कर दूँ तो ये जो रस्सियाँ हैं ये खुल जाएंगी। तो खुलने के बाद जो हॉलीडे जंक्शन दिखेगा वो कैसा दिखेगा आपको, इस टाइम आपके स्क्रीन पर है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको हॉलीडे जंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक कलर से एक लाइन दिखाई है कंटिन्यूअस, जो बेसिकली नॉन एक्सचेंज पार्ट है डीएनए का, और दूसरी लाइन दिखाई है जो एक्सचेंज हुआ है दूसरे डीएनए के साथ। फिर रेड कलर से एक कंटिन्यूअस लाइन दिखाई है, अगेन नॉन एक्सचेंज पार्ट जो एक्सचेंज नहीं हुआ है, और रेड कलर से एक और लाइन दिखाई है इसी डीएनए का दूसरा सेगमेंट जो बेसिकली एक्सचेंज हुआ है। अब इस हॉलीडे जंक्शन को हमको रिजॉल्व करना है। ओके, इसको रिजॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं, और दोनों ही तरीक़ों से जो रिज़ल्ट बनता है वो अलग होता है। एक तरीका है जिसकी हेल्प से नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर कह सकते हैं पैच रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, और दूसरा तरीका है जिसकी हेल्प से क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि स्प्लाइसिंग हो कहाँ पर रही है। तो देखिए यहाँ पर हॉलीडे जंक्शन को मैंने दोबारा से बनाया है, इसी पूरे डायग्राम को, ये वाला जो डीएनए सेगमेंट था इसको मैंने ऐसे करके चेंज कर दिया। जब मैं इसको ऐसे चेंज करूँगा तो ये वाला जो सेगमेंट था ये अब इधर आ जाएगा, और ये वाला जो सेगमेंट था ये अब इधर चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आई है। अब आपको देखना है कि इसमें स्प्लाइसिंग कैसे होगी। ध्यान से समझिएगा, ये वाला सेगमेंट जो एक डीएनए का था, नीचे वाले डीएनए का था, और ये वाला सेगमेंट जो ऊपर वाले डीएनए का था, इन सेगमेंट्स में पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई भी निक नहीं बनी थी। जो निक बनी थी वो इस वाले सेगमेंट में निक बनी थी। एक निक लगी थी इस सेगमेंट में, तभी ये एक्सचेंज हुआ। दूसरी निक लगी थी इस वाले सेगमेंट में, तभी ये वाला सेगमेंट एक्सचेंज हुआ। तो अगर रिजोल्यूशन के टाइम पर जिस सेगमेंट में पहले निक लगी थी उसके अलावा दूसरे सेगमेंट में जिसमें निक नहीं लगी थी, अगर उसमें निक लग जाती है ड्यूरिंग रिजोल्यूशन, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं इसी को बना रहा हूँ। यहाँ पर ये निक बन गई। निक बार बार क्यों बोल रहा हूँ, गैप नहीं बनेगा, कोई न्यूक्लियोटाइड निकलेगा नहीं, जो न्यूक्लियोटाइड जहाँ है वो वहीं रहेगा, सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो वो वाला सेगमेंट जिसमें पहले कोई भी निक नहीं लगी थी, अगर रिजोल्यूशन के टाइम पर उस सेगमेंट में निक लग गई, जब इसमें निक लग गई तो ऑब्वियसली अब ये वाला सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ ज्वाइन करेगा। इस सेगमेंट ने मान लेते हैं कि इस सेगमेंट के साथ ज्वाइन कर लिया, और ये वाला सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ ज्वाइन करेगा। तो क्योंकि अब यहाँ पर जगह कम है तो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। इस तरीके से दो डीएनए सेगमेंट अलग हो गए, ठीक है। मगर आप ध्यान से समझो कि इस वाले डीएनए में अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो डीएनए है, ये कंटिन्यूसली इस डीएनए के सेगमेंट को ले गया, मतलब ये सेगमेंट कंटिन्यूस चलता चला जाएगा आगे तक। और इस वाले डीएनए में अब ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड जो बेसिकली इस वाले डीएनए का पार्ट था, वो अब इस वाले डीएनए का पार्ट बन चुका है परमानेंट। तो इस तरह की क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं जनरेशन ऑफ क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। मतलब इस तरह की क्रॉसिंग ओवर से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स, या फिर स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स।
स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, अगर इसी का अपोजिट हो, यानी कि जिस डीएनए सेगमेंट में पहले निक लगी थी उसी डीएनए सेगमेंट में दोबारा से निक लग जाए, जिस डीएनए सेगमेंट में पहले निक लगी थी उसी डीएनए सेगमेंट में दोबारा से निक लग जाए, तो अब यहाँ से ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा, ऐसी तो बनेगी निक। तो नाउ दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस, करेक्ट। अब इस डीएनए सेगमेंट में सिर्फ एक ये इतना सा पोर्शन है जो बेसिकली इस डीएनए का आया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। बाकी ये वाला जो पोर्शन था ये इस डीएनए सेगमेंट का अपना पुराना पोर्शन था, यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड और यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड। और ऐसे ही इस वाले डीएनए में सिर्फ इतना सा पोर्शन जो आया है, जिसको मैंने क्रॉसेस से रिप्रेजेंट किया है, वो इसका एक्सचेंज हुआ है। बाकी इसका ये थिक स्ट्रैंड है, इसका यहाँ पर ये फिर से वही थिक स्ट्रैंड आगे बढ़ गया। सिर्फ छोटा सा पोर्शन है जो इस वाले डीएनए सेगमेंट से एक्सचेंज होकर के गया, यानी कि एक कुछ पोर्शन इसका इसमें चला गया और इसका कुछ पोर्शन इसमें आ गया। इस तरह के रिकॉम्बिनेंट्स को बोलते हैं पैच रिकॉम्बिनेंट्स, यानी कि सिर्फ एक पैच आपस में एक्सचेंज हुआ है। पूरा थ्रेड, जो डीएनए का लॉन्ग थ्रेड था, वो एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा पैच एक्सचेंज हुआ है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो इस तरह के एक्सचेंज को बोलते हैं पैच रिकॉम्बिनेंट्स या फिर नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स। नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। तो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इस जिस टाइम निक उसी सेगमेंट में लगेगी जिस सेगमेंट में पहले लगी थी, तो आपको मिलेंगे नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स या फिर पैच रिकॉम्बिनेंट्स। और अगर उस सेगमेंट में लगेगा निक जिसमें पहले निक नहीं लगी थी, तब आपको मिलेंगे क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स या फिर स्प्लाइस रिकॉम्बिनेंट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बात करी हॉलीडे जंक्शन की या फिर हॉलीडे मॉडल की। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल की। एक्चुअली वो वाला मॉडल ही असली मॉडल है। रॉबिन हॉलीडे ने तो एक बेसिक आइडिया दे दिया था कि कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जो नेक्स्ट जो एक एडवांस्ड स्टेप है डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल, वही असली रिकॉम्बिनेशन का मॉडल है। तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।